अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल के सिपाही एक जगह पर खड़े थे कि इतने में उन्हें आवाज़ आती है, तुम लोग तो मुझे नहीं ढूंढ सके, लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है बहादुरों। इसके बाद अर्तुगरुल उनके सामने आ जाते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल उन सब से मुलाकात करने लगते हैं। इसके बाद बामसी सोने की कमान देकर पूछता है, ये सोने की कमान कहाँ से आई सरदार, और वो मंगोल आपको पकड़कर कहाँ ले गए थे? ये सुनकर अर्तुगरुल कहते हैं, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा बामसी, लेकिन सबसे पहले हमारे सर एक बहुत अहम जिम्मेदारी आई है। तुर्गत पूछता है, कौन सी जिम्मेदारी सरदार? अर्तुगरुल कहते हैं, चलो रात गुजारने के लिए किसी गार की तलाश करते हैं, वहाँ चलकर मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में द्रागोस सफाई कर रहा था। इतने में एक आदमी का पांव ऊपर आ जाता है और वो फिसल कर गिर जाता है। इसके बाद वो गुस्से से द्रागोस का गिरेबान पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अब तुम अपनी जुबान से इस फर्श की सफाई करोगे। ये देखकर अलबिल्गे कहती है, छोड़ दो इस गरीब को। इस तरह वो आदमी गुस्से से बाहर निकल जाता है। फिर अलबिल्गे खातून द्रागोस की मदद करके उसे ऊपर उठाती है। द्रागोस कहता है, शुक्रिया, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अलबिल्गे कहती है, क्या तुम घंटी बजाने वाले हो? द्रागोस कहता है, हाँ, मैं घंटी बजाने के साथ साथ लोगों की खिदमत भी करता हूँ, और अगर वक्त मिले तो अपने मालिक मकीस के घर की भी सफाई करता हूँ। ये सुनकर अताश पूछता है, क्या यह मकीस वही रूमी आदमी है जो अर्तुगरुल के बाजार का इंचार्ज है? द्रागोस कहता है, जी हाँ, वो 10 साल से अर्तुगरुल की ईमानदारी से खिदमत कर रहा है। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो वो आज जिंदा ना होता। अताश पूछता है, नहीं तो उसे कौन कत्ल करता? अर्तुगरुल साहिब, या उनका बेटा गंदोस, या अर्तुगबे? द्रागोस कहता है, आप लोगों के लिए सही रहेगा कि अगर आप इस गरीब घंटी बजाने वाले की नसीहत सुन लें और गंदोस साहिब से दूर रहें। अलबिल्गे हैरान होकर पूछती है, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? द्रागोस कुछ बोलने से हिचकिचाता है। इतने में अलबिल्गाए सोने का एक सिक्का निकालकर मेज पर रखती है और दोबारा पूछती है, हमें क्यों गंदोस साहिब से दूर रहना चाहिए? जवाब में द्रागोस कहता है, गंदोस अर्तुगरुल साहिब का पहला और बड़ा बेटा है, इसलिए अर्तुगरुल साहिब उसके लिए जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अलबिल्गे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए मजीद मालूमात लाओगे तो तुम्हें मजीद सोना मिलेगा। इसके बाद द्रागोस शुक्रिया अदा करके दोबारा सफाई पर लग जाता है। फिर अताश अलबिल्गे से कहता है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग इन पर एतबार नहीं कर सकते। अर्तुगरुल यहाँ पर बादशाह की तरह रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हमारी या रियासत की बात नहीं सुनेगा। अब आपने ये खुद सुन लिया है। ये सुनकर अलबिल्गे सोच में पड़ जाती है। इतने में द्रागोस का आदमी तियो अंदर दाखिल होता है और द्रागोस को इशारा करता है कि काम हो गया है। ये सुनकर द्रागोस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल और उनके सिपाही एक कार में मौजूद थे। बामसी पूछता है, मेरे सरदार, महल में वो संदूक इतना ज्यादा अहम क्यों है? अर्तुगरुल कहते हैं, वो सिर्फ एक संदूक नहीं है बामसी, बल्कि हमारी नस्ल का मुस्तकबिल और हमारी तुर्क रियासत की सलामती की गारंटी है, और अभी के लिए ये मालूमात तुम्हारे लिए काफी हैं। तुर्गत पूछता है, हम वो संदूक कैसे हासिल करेंगे सरदार, और वो महल में किस जगह पर है? जवाब में अर्तुगरुल कहते हैं, वहाँ पर एक खुफिया रास्ता है, उसी खुफिया रास्ते से आप लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। इसी दौरान मैं अमीर बाउद्दीन से बात करूँगा। खुफिया रास्ते पर आपको एक आदमी मिलेगा जो पहले हमारा खतरनाक दुश्मन था, लेकिन अब वो हम में से एक है। ये सुनकर तुर्गत और बामसी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में खाइमा खातून खाना तैयार कर रही थी। सौशी पूछता है, क्या आप उमर कबीले के बारे में जानती हैं दादी? खाइमा खातून कहती हैं, वो बहुत जाना माना कबीला है बेटा, उन्होंने मंगोलों की इताअत कर ली है, इसलिए वो रियासत को जिंदा रखने के लिए फिक्रमंद हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गंदोस कहता है, वो औरत हमारे कबीले में आई और जासूसी की, अब वो जल्द दूसरे कबीलों में भी जाएगी दादी, क्या हम बैठकर ये सब देखते रहें? खाइमा खातून गुस्से में कहती हैं, तुम सुकून रखो गंदोस, बेहतर होगा कि तुम अपने बाबा की वापसी का इंतजार करो। इतने में खाइमा खातून पूछती हैं, उस्मान कहाँ है? क्या उसको मालूम नहीं कि ये शाम के खाने का वक्त है? गंदोस और साउची ये सुनकर लाइल्मी का इज़हार करते हैं। इसी दौरान उस्मान सोगत के सराय महल में पहुंच चुका था। एक सिपाही उससे पूछता है, उस्मान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं अलबिल्गे खातून से मिलने आया हूँ।
क्या वो यहीं हैं? सिपाही कहता है हाँ वो यहीं है, मगर उसके सिपाही तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। उस्मान आगे बढ़ते हुए कहता है मैं अंदर पहुंच जाऊंगा। उस्मान अलबिलगे के कमरे के पास पहुंचता है तो सिपाही उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? उस्मान कहता है मैं अलबिलगे खातून से मिलना चाहता हूँ, उन्हें बताओ कि अर्तुगरुल साहिब का बेटा यहाँ आया है और आपसे कुछ बात करना चाहता है। ये सुनकर एक सिपाही उस्मान को धक्का देकर कहता है चले जाओ बच्चे, हमें गुस्सा ना दिलाओ और अपने आप को नुकसान न पहुँचाओ। इस तरह उस्मान उन सिपाहियों से लड़ाई करता है। इतने में अलबिलगे खातून अंदर से आकर पूछती है क्या हो रहा है यहाँ? ने बच्चे पर तलवार उठाई। इतने में उस्मान कहता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ खातून। अलबिलगे कहती है आओ उस्मान अंदर चलकर बात करते हैं। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर अलबिलगे कहती है बोलो उस्मान, मैं सुन रही हूँ। उस्मान कहता है पहले आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको मेरे बाबा ने इज्जत दी, आपने ये सब क्यों किया? आपने अपनी हद अबूर की है। अलबिलगे कहती है तुम्हारे बड़े भाई कुंदूज ने अपनी हद अबूर की है। उस्मान कहता है आपके बाबा ने डाकुओं की तरह खेमे में घुसने की कोशिश की, इसलिए मेरा भाई अपना गुस्सा बर्दाश्त न कर सका, लेकिन आपने झूठ बोलकर हमारा सारा एतमाद तबाह कर दिया है और आपने हमें बेवकूफ़ बनाया। क्या आप जानती हैं कि मेरे बाबा आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे, लेकिन मुझे अब अफसोस है कि जब मेरे बाबा ये बात सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। काश आप मुझे जंगल में ही छोड़ देती और हम आपकी असलियत ना जान सकते। ये कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है और अलबिलगे काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ गार में बामसी अर्तुगरुल से कहता है मेरे सरदार, हमने मंगोलों को हमेशा हराया है, मुझे कोई परवाह नहीं कि अगर वो हज़ारों की तादाद में भी आ जाएं, लेकिन अगर सल्जूक ख़त्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? अर्तुगरुल कहते हैं तुर्क पानी और खुराक के बगैर तो रह सकते हैं, मगर एक रियासत के बगैर नहीं रह सकते। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने ईमान की कुव्वत से दुनिया पर काबज़ हो जाएं। हम सोगत में अपनी एक आज़ाद रियासत बनाएंगे। किदरू ने सोगत को प्लेट में रखकर मंगोलों के हवाले कर दिया है। अब हम खुद की अपनी एक रियासत कायम करेंगे और इस मकसद के लिए अपनी जानें तक भी कुर्बान कर देंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल के साथी पुरजोश हो जाते हैं। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है और अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ कोनिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद कुनिया का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल और उनके सिपाही कुनिया के महल में पहुंच चुके थे। इसके बाद कुछ मंगोल सामने आ जाते हैं। एक मंगोल आगे आ जाता है और पूछता है रुको, कहाँ जा रहे हो? अर्तुगरुल कहते हैं मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ और ये लोग मेरे सिपाही हैं, हम यहाँ सुल्तान से मिलने आए हैं। मंगोल कहता है अब से तुम अपनी मर्जी से इस महल में दाखिल नहीं हो सकते, अपनी तलवारें मेरे हवाले कर दो। कुछ देर सोचने के बाद अर्तुगरुल अपनी तलवार उतार कर उसे दे देते हैं। इसके बाद तुर्कत और बामसी भी अपनी तलवारें उसे जमा करवा लेते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपने साथियों से कहते हैं तुम जानते हो कि मेरा इंतज़ार कहाँ पर करना है। इसके बाद अर्तुगरुल अकेले ही उन मंगोलों के साथ सुल्तान के पास जाने के लिए चढ़ पड़ते हैं। कुछ देर बाद अर्तुगरुल अमीर बहाउद्दीन के पास पहुंच जाते हैं और सलाम पेश करते हैं। बहाउद्दीन कहता है मैंने सुना है कि मंगोलों की गश्त करने वाले कमांडर तुम्हारे कबीले आए थे। अर्तुगरुल कहते हैं हाँ ये सच है। बहाउद्दीन कहता है और तुमने उनके कमांडर का हाथ काट दिया? अर्तुगरुल कहते हैं हाँ मैंने काटा है। बहाउद्दीन खड़ा होकर कहता है अब तुम फख्र से यहाँ पर कह रहे हो कि मैंने ये किया है, मुझे बताओ कि वो गश्त वाले सिपाहियों का दस्ता कहाँ पर है? उन्होंने कोनिया आना था और अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। अर्तुगरुल कहते हैं उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे कबीले में दाखिल होने की कोशिश की और मेरे मेहमान के साथ बदतमीज़ी की। मैंने वही किया जो मुझे करना था, बाकी तुम उन सिपाहियों से ही पूछ लेना जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे। बहाउद्दीन कहता है कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिससे रियासत को खतरा हो तो तुम अपनी जान खो दोगे अर्तुगरुल, ये मत भूलना। दूसरी तरफ बामसी और तुर्गत वो खुफिया रास्ता तलाश करने में मसरूफ थे जो उस संदूक की तरफ जाता था। काफ़ी देर तलाश करने के बाद तुर्गत एक रोशनी वाले दिए की तरफ देखकर कहता है ये कुछ अजीब लग रहा है। फिर तुर्गत उसे दबाता है तो एक खुफिया दरवाज़ा खुल जाता है और वो दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत के बाजार में गोश्त की नई कीमत का तयन किया जा रहा था। गुंदोज भी वहीं पर मौजूद था। इतने में उसके पास से एक लड़की आकर कहती है मेरी खातून ने आपके लिए ये खत भेजा है। खत गुंदोज को देकर वो चली जाती है और फिर गुंदोज उसे खोलकर पढ़ने लगता है। कुछ देर के बाद एक लड़का आकर कहता है गुंदोज मैंने मायरा को जाते हुए देखा है, क्या बात है?
कुंदोज कहता है वो आईडीएम की तरफ से खत लाई थी, कल वो मेरे से मिलना चाहती है मेरे दोस्त। ये सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और कुंदोज के गले लग जाता है। इतने में नकीस बुलंद आवाज में ऐलान करता है बेड के 1 किलो गोश्त की कीमत 2 सल्जूकी दिरहम होगी। ये सुनकर आम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि ताजिर बहुत परेशान हो जाते हैं और इस कीमत पर एतराज़ करने लगते हैं। हकीम आर्तुक कहता है अर्तुगरुल साहिब ने कभी आपको मुश्किल में नहीं डाला और आगे भी वो हमेशा आपकी मुश्किलें आसान करते रहेंगे। इतने में द्रैगोस का आदमी तियो कहता है ये सच है कि अर्तुगरुल साहिब ने 10 साल से हमारा साथ नहीं छोड़ा, मगर इससे पहले उनका मुकाबला मंगोलों के साथ भी तो नहीं हुआ। फिर दूसरा आदमी कहता है और इससे पहले मंगोलों ने टैक्स को भी डबल नहीं किया था। फिर तीसरा आदमी कहता है कि इससे पहले अर्तुगरुल साहिब ने मंगोलों के आदमी का हाथ भी नहीं काटा था। ये सुनकर ताजिर मजीद शोर शराबा करने लगते हैं। फिर हकीम आर्तुक उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है आप फिक्र ना करें, अर्तुगरुल साहिब इसी मसले के हल के लिए कुनिया गए हुए हैं, वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई एतराज़ है तो आप अर्तुगरुल साहिब से बात कर सकते हैं। ये सुनकर ताजिर गुस्से और नाराज़गी में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी खुफिया रास्ते से गुजर रहे थे कि उनके सामने मंगोल आ जाते हैं। एक मंगोल कहता है तो तुम खुफिया रास्ते में आ गए हो, यहाँ पर आने वाले जिंदा वापस नहीं जाते। ये कहकर वो हमला कर देते हैं। उस आदमी को देखकर तुर्गत के जहन में वो मंजर आता है जब वो शख्स नोयान की बहन आलन गोया के साथ आया था। इसके बाद तुर्गत हैरानी से कहता है मरगन तुम। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहते हैं मैंने वही किया जो हमारी रवायात के मुताबिक था। मैं अपनी जान खोने के लिए ज़रा बराबर भी फिक्रमंद नहीं हूँ, इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं सुल्तान से टैक्स के मामले पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि टैक्स डबल होने से तमाम निज़ाम खराब हो जाएगा। बाउद्दीन कहता है अर्तुगरुल साहिब आपकी इत्तला के लिए ये टैक्स हलाकू खान ने आयद किया है और इसीलिए इसके बारे में बात करना फजूल है। अर्तुगरुल कहते हैं मैं इसके बारे में सुल्तान रुकनुद्दीन से बात करना चाहता हूँ। बाउद्दीन कहता है कि अब मंगोलों की हुक्मरानी का वक्त है और जहाँ तक सुल्तान की बात है तो उन्होंने उमर कबीले को टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी है। अर्तुगरुल हैरानी से पूछते हैं इस बात का क्या मतलब है। बाउद्दीन कहता है इसका ये मतलब है कि अब से तुम्हारी जगह उमर साहिब टैक्स वसूल किया करेंगे और फिर वो अपना कबीला सोगत में आबाद करेंगे, क्योंकि ये सुल्तान का हुक्म है। अब कुछ सरदार टैक्स के मसले पर बात करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम वहाँ चलकर सुकून से बात करेंगे। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मरगन कहता है अभी इन बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि अमीर बाउद्दीन ये संदूक ले जाकर मंगोल कमांडर के हवाले कर देगा। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, फौरन जाकर अर्तुगरुल साहिब को इससे आगाह करें, इन लाशों को मैं संभाल लूँगा। इसके बाद वो दोनों बाहर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में हकीम आर्तुक और नकीस कुछ कागजात को पढ़ने में मसरूफ थे। इतने में अलबिलगे और अताश वहाँ पर पहुँचते हैं। हकीम आर्तुक पूछता है उमर साहिब कहाँ हैं। अलबिलगे कहती है वो थक गए हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है, अब से अपने बाबा की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगी। हकीम आर्तुक खड़ा होकर कहता है अलबिलगे खातून मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक हकीम हूँ, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके बाबा का मुआयना कर सकूँ। ये सुनकर अताश कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सरदार कुछ ही रोज़ में ठीक हो जाएंगे, हम किसी बेएतबार आदमी को उनके पास नहीं जाने दे सकते। हकीम आर्तुक कहता है अताज साहिब आप हमारे कबीले में अच्छी तरह से नहीं आए और अब भी आप बदतमीजी से पेश आ रहे हो। फिर अलबिलगे अताज को खामोश करवा देती है। फिर हकीम आर्तुक कहता है कि मैं रात तक बाजार के कागजात मुकम्मल करके आपके हवाले कर दूंगा। अगर हर कोई अपनी हद समझ ले तो हम एक रात में ये काम मुकम्मल कर सकते हैं। अलबिलगे कहती है बहुत अच्छे, फिर हम रात को बात करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।